बाद से लगातार विरोध हो रहा है पूरे देश भर में। अब पंजाब हरियाणा में बंद की भी बात हो रही है, रेलों को डिस्टर्ब किया जा रहा है और आगे भी योजना बनाई जा रही है कि इस तरीके का बंद किया जाए काफ़ी जगहों। देखिए, इस कृषि विधेयक के पारित होने के बाद जिस तरह से पंजाब में, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन के पीछे एक प्रायोजित ढंग से कोशिश किया है, इसका देश के और राज्यों में कोई प्रभाव नहीं। देश के किसानों ने इस विधेयक का स्वागत किया है, क्योंकि देश के किसानों को जहां मंडी समितियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने की जो पुरानी परंपरा वो जारी रखने की बात कह दी हमारी सरकार ने और सरकारी खरीद की, लेकिन उनको अगर अधिक मूल्य प्रतिस्पर्धा में वन नेशन वन मार्केट में मिल रहा है तो वो भी आज़ादी मिल गई है। और इसीलिए चाहे भारत बंद की भी काल दे, लेकिन इसका किसी राज्य में प्रभाव नहीं, क्योंकि अब किसान इस बात को समझ गया है कि ये जो कृषि विधेयक पारित हुआ है ये हमारे किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य के लिए है। किसानों के प्रोड्यूस की एक तरह से उसकी प्राइस की गारंटी है, उसकी सुरक्षा है, उसको जिस तरह से इस विधेयक में उसको तकनीकी, उसको जिस तरह से सीड्स, फॉडर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब सारी चीज़ों की गारंटी है दोनों विधेयक को मिला करके। तो ये पहली बार इस तरह की चीज़ आई है जहाँ एक तरफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, वहीं पे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के जिस तरह से किसी इंडिविजुअल या स्पॉन्सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसमें कि मूल्य तय हो जाएगा बुआई के समय ही और वो किसान तय करेगा। तो अब पहले किसान के लिए जिस मूल्य पे तय हो जाता था उस पर बेचने के लिए बाध्य होना था, अब किसान अपनी मर्जी से जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए देगा उसके साथ एग्रीमेंट करेगा, एक क्रॉप के लिए या एक साल के लिए या 5 साल के लिए। तो है लगातार किसानों को ये बता रहा है कि एमएसपी इससे खतरे में पड़ जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, तमाम चीजें। आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि इतिहास में एनडीए गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा एमएसपी पे हाइक दिया है किसानों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने केवल ऐतिहासिक एमएसपी में नहीं बढ़ोतरी किया, बल्कि देश की आज़ादी के बाद किसानों को उनकी सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के लिए 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दुगना 2022 तक करना। उस दिशा में उन्होंने डॉक्टर एस.एस. स्वामीनाथन का, जो हमारे हरित क्रांति के जनक थे, या शरद जोशी जो शेतकरी संगठन के अध्यक्ष थे, उनकी जो एक सुझाव था कि किसान के उत्पादन का उससे 1.5 गुना लागत मिलना चाहिए, वो अगर किसी ने लागू किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। तो आज किसान के जो प्रोडक्शन कास्ट आ रही उससे 50% अधिक आज मिला। और एमएसपी जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है और एमएसपी फिर आगे भी खरीद की गारंटी दी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये केवल विपक्ष देश के किसानों को गुमराह कर रहा, लेकिन अब हम लोग भी देश के किसानों को, प्रधानमंत्री जी हों, कृषि मंत्री जी हों, सांसद हों, हम सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और किसान को अब ये साफ है कि ये विधेयक न केवल हमारे हित में है, बल्कि किसानों के लिए एक ऐतिहासिक बिल है। ये चुनावों का ऐलान भी हो गया है इसी के साथ ही, और 3 फेज में बिहार के इलेक्शन जो है वो होंगे सर। देखिए, इसका स्वागत हम करते हैं, और जिस तरह से कई सर्वे कल से आने शुरू हो गए उसमें यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जेडीयू की गठबंधन की सरकार अच्छे बहुमत से बनना तय है। क्योंकि आज जिस तरीके से केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के विकास पे ध्यान दिया जा रहा, जिस तरह से सड़कों का, पुलों का, एम्स का और तमाम मेडिकल कॉलेजेज, 15 मेडिकल कॉलेजेज और एम्स मिला करके खुले हैं, तो जहां बिहार में स्वास्थ्य, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षा पे, विश्वविद्यालयों पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे
जिस तरह से निर्णय हमारी भाजपा एनडीए सरकार ने लिया है, तो निश्चित तौर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार फिर से बनने जा रही है। आया उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव के 15 साल जंगल राज हैं तो नीतीश कुमार के शासनकाल को उन्होंने राक्षस राज कहा था। ये उनका कहना ना, लेकिन आज बिहार में लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं कहते, सुशासन बाबू कहते हैं। लेकिन अगर बिहार में जंगल राज्य का कोई नाम ले या देश में कहे कि जंगल राज्य, तो वो जंगल राज्य का की अवधारणा ही बिहार में जब 15 वर्षों में आरजेडी की सरकार थी लालू यादव के नेतृत्व में, तो वो बात स्पष्ट हो जाती है। सर, आज यूएन में अपना भाषण दिया और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। अपने जो जिस तरीके की भारत की पॉलिसी रही है शुरुआत से नेबरहुड को लेकर के, भारत की सीमाओं की क्षमता के बारे में भी उन्होंने बात की। इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने जिस तरीके से पूरे विश्व भर के बड़े बड़े देशों की मदद की दवाइयों के माध्यम से और वैक्सीनेशन की, और उसको पूरे विश्व तक पहुंचाने की भारत की क्षमता के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? आज यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोरोना की वैश्विक चुनौती आई तो आज अगर भारत ने आगे पहल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए 150 राष्ट्र को हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया, हमने जिस तरीके से सहयोग किया, वो अब यूनाइटेड नेशंस को भी ये वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि अब इसमें बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा एक तरफ हम दुनिया के साथ जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने भारत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बदलने के बाद उन्होंने जिस तरह से काम किया है, भारत के चाहे विकास के संबंध में हो, चाहे कोरोना की चुनौतियों के सवाल हो, चाहे पर्यावरण के सवाल में हो, या इस देश के, तो उन्होंने कहा अभी तक यूनाइटेड नेशंस में भारत को उचित स्थान नहीं मिला है, तो अब यूनाइटेड नेशंस में एक बदलाव आना चाहिए और भारत को उसका स्थान मिलना चाहिए।